कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, ये तो आप जानते ही होंगे और मानते भी होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, पहला कि इन्वेस्टमेंट करें क्यों, दूसरा कि इन्वेस्टमेंट कब शुरू करना है, और तीसरा कि इन्वेस्टमेंट करना कैसे है। नमस्कार, मैं हूं सौरभ मलिक। तो आइए शुरू करते हैं मनी मैटर्स विद ग्रोवेल। तो आज के इस वीडियो में हमारे जो 3 टॉपिक्स मैंने बताए, तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूं कि इन्वेस्टमेंट करना क्यों है। ये सबसे इजी टॉपिक है इस वीडियो का कि इन्वेस्टमेंट करना क्यों है। आई होप कि ये सब आप जानते ही हैं कि इन्वेस्टमेंट करना क्यों है अपनी वेल्थ क्रिएशन के लिए। तो अब जो आप नॉर्मल इन्वेस्टमेंट करते हो बैंक्स में या रियल स्टेट में, उसके अलावा कि आपके पास क्या मतलब एवेन्यूज़ हैं जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो स्टॉक मार्केट एक ऐसा एवेन्यू है जिसमें आप हायर रिटर्न्स के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम बैंक्स एंड रियल स्टेट। अब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का बेनिफिट ये है कि स्टॉक मार्केट एक ऐसा एवेन्यू है जिसमें आप कुछ कम पैसा थोड़े थोड़े इंटरवल्स में आप लगा सकते हैं, कम पैसे से शुरुआत कर सकते हैं और इस पर लगभग 12 से 15% का रिटर्न आप लॉन्ग टर्म में कमा सकते हैं। अब जो मैं आपको ये 12% बोल रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है। वो इसलिए क्योंकि जो रिटर्न आपका ईयर ऑन ईयर लॉन्ग टर्म आएगा, वो जो क्यूमुलेटिव एडवांटेज है, आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की एडवांटेज है, वो इसी से मिलती है लॉन्ग टर्म में। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट से मेरा मतलब है चक्रवर्ती ब्याज या चक्रवर्ती इंटरेस्ट जो आपको मिलेगा, वो इसी मार्केट में ही आपको मिल सकता है। किसी भी और एसेट क्लास में आपको ऐसी ग्रोथ नहीं मिल सकती है। तो अगर मैं इसको आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। सपोज करिए मिस्टर नीरज जी हैं, उनने इन्वेस्टमेंट शुरू किया 25 साल की उम्र से, और वो चाहते थे कि 55 साल तक रिटायर हो जाएं। तो अब 30 साल का उनके पास समय है और वो केवल 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो उन्होंने 10,000 रुपये हर महीने इन्वेस्टमेंट शुरू किया। तो 55 साल तक इन्वेस्टमेंट वो करते जा रहे हैं। 30 साल तक उनने इन्वेस्टमेंट किया, 25 साल की उम्र तक इन्वेस्टमेंट किया और उनको लगभग 12 से 15% का रिटर्न आ रहा है। तो जब तक वो ये एवरेज रिटर्न हमने कैलकुलेट किया है, ये आप किसी भी ऑनलाइन कैलकुलेटर से क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट या क्यूमुलेटिव रिटर्न कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर भी सकते हैं। अगर आप ये कैलकुलेट करते हैं तो 55 साल तक ये रिटर्न लगभग जाके जो उनका रिटायरमेंट फंड है, वो लगभग 3.5 करोड़ रुपए तक उनके पास हो जाएगा। 3 से 3.5 करोड़ रुपए उनको मिलेगा। तो ये काफ़ी अच्छी राशि है। तो इन्वेस्टमेंट करने का फ़ायदा ही यही है कि आप बेसिकली लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं और क्यूमुलेटिव कम रिस्क लेके धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट छोटे अमाउंट से शुरू कर सकते हैं। तो ये इन्वेस्टमेंट करने का फ़ायदा है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक में कि इन्वेस्टमेंट शुरू कब करना है। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है कि हो सकता है जो आपके लिए ठीक हो वो किसी और के लिए ठीक ना हो। सबकी रिस्क प्रोफाइल अलग अलग होती है, सबकी फाइनेंशियल सिचुएशन अलग अलग होती है, सबकी कंडीशन अलग अलग होती है। तो सबका जो कैलकुलेशन है वो या प्लानिंग है वो अलग अलग ही होगी। तो इन्वेस्टमेंट शुरू कब करना है, इसको समझने के लिए अगर जैसे मान लीजिए अगर आपके पास इनकम आपकी 23 साल से शुरू हो जाती है, आपकी 23 साल से इनकम शुरू हो जाती है, तो अब आपके पास कोई फाइनेंशियल लोन है, कोई एजुकेशन लोन है या ऐसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको आप पहले पूरा करना चाहते हैं, तो बेटर है कि पहले आप वो लोन कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट में कमिट कर लीजिए। तो ये आप डिस्टर्ब नहीं होंगे। मीनवाइल योर इन्वेस्टमेंट जब जर्नी शुरू होगी, भले आप 25 साल से शुरू कर लीजिए, बट इन्वेस्टमेंट हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन्वेस्टमेंट शुरू हमें करना है जल्द से जल्द। मेरा कहने का मतलब है बिल्कुल जैसे ही आप अर्निंग शुरू करते हैं और जैसे ही आप अपनी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी या कोई लोन है उससे फ्री हो जाते हैं, जितनी जल्दी शुरू हो सकता है आपको इन्वेस्टमेंट शुरू करना ही है। मार्केट में एक कहावत है कि द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट वॉज येस्टरडे, तो वो तो निकल चुका है। द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट फॉर इन्वेस्टमेंट वॉज येस्टरडे एंड द सेकेंड बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इज़ नाउ। मतलब आपको इमीडिएटली शुरू करने की बहुत रिक्वायरमेंट है। इसको भी मैं आपको एक एग्जाम्पल से शुरुआत करता हूँ। अब जैसे हम फिर नीरज जी के पास चलते हैं। उन्होंने जैसे इन्वेस्टमेंट 25 साल से शुरू किया था, 25 साल से उन्होंने इन्वेस्टमेंट शुरू किया। उन्होंने 55 साल का रिटायरमेंट का उन्होंने अपना गोल माना, 10,000 रुपये इन्वेस्ट करे। तो वो इन्वेस्ट करके उनका रिटायरमेंट है कि हम 55 साल में रिटायर हो जाएंगे। तो नीरज जी के एक बड़े भाई थे, उन्होंने 35 साल में इन्वेस्टमेंट शुरू किया। अब क्योंकि वो 35 साल के थे तो उन्हें लगा कि मैं लेट हूँ तो मैं कुछ ज़्यादा इन्वेस्ट करूँ, तो उन्होंने 20,000 रुपये से इन्वेस्टमेंट शुरू किया। अब रिटायरमेंट की उम्र तो लगभग वही है 55-60 साल, तो वो भी चाहते हैं कि मैं भी 55 साल में रिटायर हो जाऊँ, पर उन्होंने इन्वेस्टमेंट 35 साल की उम्र में शुरू किया, नीरज जी से 10 साल बाद।
तो यही इन्वेस्टमेंट अगर अब नीरज जी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अब हमने अब उसमें बताया था कि 3 से 3.5 करोड़ रुपए उनके पास जुड़े, 10,000 रुपये महीना। जो उनके बड़े भाई थे उन्होंने 20,000 रुपये इन्वेस्टमेंट शुरू किया 35 साल की उम्र में। तो उनका 55 साल की एज में रिटायरमेंट फंड लगभग इकट्ठा हुआ 2 करोड़। तो देखिए आप ये कितना बड़ा फ़र्क है 2 करोड़ और 3.5 करोड़ का। केवल इसलिए नीरज जी आज इसलिए आगे हैं उनसे क्योंकि उन्होंने इन्वेस्टमेंट जल्दी शुरू किया, और वो इसलिए पीछे हैं क्योंकि इन्वेस्टमेंट उन्होंने देर से शुरू किया। केवल यही कारण है। और क्या आप जानते हैं, मैं आपको एक फन फैक्ट या एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रहा हूँ आपको कि वॉरेन बफे जो आज वर्ल्ड के 2nd रिचेस्ट आदमी हैं, उन्होंने जो अभी तक इन्वेस्टमेंट किया है आज तक, अगर हम उनका शुरू से इन्वेस्टमेंट जर्नी से आज तक का अगर हम देखें कि इन्वेस्टमेंट किस रेट से उनको रिटर्न मिला है, तो उनको लगभग 18% से रिटर्न उनका आया है क्यूमुलेटिव। तो देखिए 18% से रिटर्न कमाने वाले आदमी आज वर्ल्ड 2nd रिचेस्ट 1st रिचेस्ट बन जाते हैं। तो हम एक अच्छी राशि, भले हम सोचते हमारे पास अगर उतना टैलेंट नहीं भी है कि हम वर्ल्ड 2nd रिचेस्ट बन सके, तो हमारे पास इतना टैलेंट तो है कि हम एक अपने लिए एक अच्छा और सिक्योर भविष्य चुन सकें, एक अच्छा फाइनेंशियल प्लान बना सके। इतना तो हम कर ही सकते हैं कि हम एक वेल्थी फ्यूचर की तरफ देख सकें, ये तो हम कर ही सकते हैं। तो आपको आप उनसे सीखने की ज़रूरत है, और उनसे ही एक चीज़ और सीखने की ज़रूरत है कि उनने इन्वेस्टमेंट बहुत जल्दी शुरू किया था। अगर वो इन्वेस्टमेंट 10 से 15 साल लेट शुरू करते और सेम रिटर्न रहता, तो भी उनकी जो जितनी भी वेल्थ है आज, अगर उनकी 100 रुपये वेल्थ है तो लगभग 90 रुपये उनकी वेल्थ कम होती, 90 रुपये उनकी वेल्थ कम होती अगर वो रिटर्न उनका उस रेट से नहीं, अगर उनका रिटर्न वो तब नहीं शुरू करते जब उनने इन्वेस्टमेंट शुरू किया था और वो 10 साल बाद शुरू करते। तो देखिए कितना इम्पॉर्टेंट है इन्वेस्टमेंट जल्दी शुरू करना। तो मेरी भी आपको यही राय है कि इन्वेस्टमेंट जल्द से जल्द शुरू करें और आज ही शुरू करें। इसलिए मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बोला था कल करे सो आज कर और आज करे सो अब। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहावत पुरानी है पर हमारे काम की है, और इन्वेस्टमेंट जर्नी में तो बहुत ही काम की है। अब हम अपने 3rd टॉपिक पे चलते हैं कि इन्वेस्टमेंट शुरू कैसे करें या करना कैसे है, मतलब इसके पास जाना, अब अपने को शुरुआत कैसे करनी है। तो इसमें जो अपने को पहला चीज़ ध्यान रखने की है वो है नॉलेज। जो मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि नॉलेज पार्ट पे ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। आप अपने आप को एजुकेट करें, अपने पढ़ाई करें, कुछ स्टडीज़ करें, कुछ जैसे अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, और भी वीडियोस देखें और भी इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ें। जितना आप पढ़ेंगे, नॉलेज गेन करेंगे, उतना ही आपके लिए ईजी हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन अच्छे हो जाएंगे। और कोई आपको जो बता रहा है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कुछ, तो आप मुझे जज कर पाएंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं कितना सही हूँ, मैंने आपको सही राय दी है कि नहीं दी, या मेरे जैसा कोई भी व्यक्ति आपको सही राय दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप खुद सीख जाइए, तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको मेरी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और मैं यही चाहता हूँ कि आपको मेरी ज़रूरत ना पड़े। और अब हम इसी में अब जो 2nd पॉइंट आता है वो ये है कि इन्वेस्टमेंट की पहला पॉइंट अपना ये कि नॉलेज, दूसरा पॉइंट है कि आपका रिस्क एपेटाइट क्या है। रिस्क एपेटाइट से मेरा मतलब है रिस्क लेने की क्षमता, कि आपके रिस्क लेने की क्षमता क्या है। इसमें भी कई फैक्टर्स हैं, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, आपका स्वभाव कैसा है, नेचर कैसा है आपका, कि आप रिस्क लेना, कई लोग रिस्क ज़्यादा लेते हैं, कई कम लेते हैं, आपकी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस क्या है, उस हिसाब से आपको रिस्क लेना चाहिए। कि अगर आपकी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस अभी ऑलरेडी हैं तो आप रिस्क कम रखिए, अपना फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन से फ्री हैं, यंग एज हैं, तो रिस्क थोड़ा बढ़ा सकते हैं। इसको मैं समझाता हूँ कि डाइवर्सिफाई आप रिस्क कैसे करना है। तो पहला कि अगर मान लीजिए आप कंजर्वेटिव हैं, तो फिर अगर या फाइनेंशियल लोन्स हैं, तो जो थोड़ा बहुत आप सेव कर रहे हैं वो आप बैंक्स में, एफडीज़ में, आप सेफ इंस्ट्रूमेंट्स में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप थोड़ा बहुत रिस्क लेने की कैपेसिटी आती है, थोड़ा नॉलेज आता है, थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है, थोड़ी आपकी लायबिलिटीज़ कम होती हैं, तो आप म्यूचुअल फंड की तरफ रुख कर सकते हैं कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। और म्यूचुअल फंड्स के थ्रू, क्योंकि वहाँ पे आपको एक एक्सपर्ट फंड मैनेजर आपका फ़ंड देख रहा है, तो आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारे मार्केट में ऑप्शंस है, बहुत कम फीस में, या डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स भी आप कर सकते हैं जिसमें आपको कोई कमीशन नहीं लगेगी। अब तो और अगर आपका रिस्क एपेटाइट थोड़ा बढ़ता है, मान लीजिए आप थोड़ा सा आप रिस्क ज़्यादा ले सकते हैं, आप एग्रेसिव हैं, यंग एज है, मैं हमेशा सलाह देता हूँ कि जिनकी ओल्ड एज हो जाती है या थोड़ा सा आगे 55-60 की उम्र में, उनको इक्विटी की तरफ अपना एक्सपोजर कम करना चाहिए, और यंग एज वालों को इक्विटी की तरफ एक्सपोजर ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि बस उनके पास उम्र है, कमाने की क्षमता है, रिस्क ले सकते हैं। तो उन्हें जो अगर एग्रेसिव हैं तो वो डायरेक्ट इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करें,
डायरेक्ट इक्विटीज़ में अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करने की कोशिश करें, डाइवर्सिफाई करें, डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो बिल्ड करें। उसमें आप सेक्टर एलोकेशंस पे भी ध्यान दे सकते हैं, जैसे कि आप आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट करें, एफएमसीजी सेक्टर में इन्वेस्ट करें, फार्मा सेक्टर में इन्वेस्ट करें। ये एक एग्जांपल्स हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि यही सेक्टर्स अच्छे हैं, ऐसा मेरी कोई सलाह नहीं है इसमें, बट ये एग्जांपल्स हैं बेसिकली आपको डाइवर्सिफाई करने के लिए अलग अलग सेक्टर्स में। तो आज के वीडियो में इतना ही, और आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको हम स्टेप बाय स्टेप, जैसे अभी हमने बिगनर्स के हिसाब से ये वीडियो बनाया है कि स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे कि हम आगे चल के और एडवांस टॉपिक भी कवर करेंगे, जिससे आपको नॉलेज और बढ़ेगा। और आप जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, बाय बाय।